वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम दो टॉपिक्स लेंगे। एक साइको एनालिटिकल थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड की और एरिक एरिक्सन्स साइको सोशल थ्योरी। ये थ्योरीज बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे भी अगर हम इन जनरल कंसिडर करें कि जो सिगमंड फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं ये साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में। तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई आपके क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से आ सकते हैं। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी एक काफ़ी बड़ी थ्योरी है, बट हम इसको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो फ्रॉइड ने दिए। एक है इड, ईगो, सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट। फिर है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट। फिर है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और फिर है डिफेंस मैकेनिज्म्स। ये कुछ 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जो फ्रॉइड ने एम्प्लॉय किए हैं, जो जिनसे इन्होंने अपनी थ्योरी बनाई है। इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है, ठीक है। और ये साइकोलॉजी में एज अ फर्स्ट फोर्स माना जाता है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में इट इज फर्स्ट फोर्स, इज साइको एनालिसिस को फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट भी कहा गया है, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि इट, ईगो और सुपर ईगो क्या है। इट एक बहुत ही जिसको कहते हैं बहुत ही प्राइमरी एक एस्पेक्ट है पर्सनालिटी का। ये एक स्टेजेस हैं, तो एक बहुत प्राइमरी एस्पेक्ट है पर्सनालिटी का। ये वो वाला पार्ट है जिसमें इम्पल्सेस भरे हुए हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं। ये वैल्यूज को अहमियत नहीं देता है। ये इट सिर्फ वो पार्ट है जो ये कहता है कि जो मेरे को चाहिए वो चाहिए, ठीक है। ग्रेटिफिकेशन को डिले करना नहीं आता है इड को। इड सिर्फ चाहता है सिर्फ उसके मन की हो, सिर्फ उसकी हो, ठीक है। जो उसको चाहिए, जो उसको अच्छा लगे, सिर्फ वही वही हो। ये इट का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। और इसमें कई अनफुलफिल्ड डिजायर्स जो हैं इसमें बन जाते हैं, ठीक है। और इसमें कोई वैल्यूज से ये जो है को नहीं मानता। अभी जो चाहिए बस वही चाहिए। फ्रॉइड ने 2 टाइप्स की इंस्टिंक्ट्स डिस्क्राइब की। इंस्टिंक्ट एक है लाइफ इंस्टिंक्ट जिसको इरोस कहते हैं, और एक है डेथ इंस्टिंक्ट जिनको थैनाटोस कहते हैं। लाइफ इंस्टिंक्ट में नर्चरेंस, क्रिएटिविटी, जो लाइफ को सपोर्ट करें, वो लाइफ इंस्टिंक्ट का पार्ट है। सर्वाइवल को सपोर्ट करें, वो लाइफ इंस्टिंक्ट का पार्ट है। डेथ इंस्टिंक्ट अग्रेशन, वायलेंस, किलिंग, सेल्फ हार्म, ये सारे डेथ इंस्टिंक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि जो इट है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। प्लेजर प्रिंसिपल यानी कि हमेशा उन चीजों पे को चाहता है जो हमारे जो चीजें हम सिर्फ प्लेजर के लिए अपने कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रियल क्लास में बैठे हुए हैं, रियल क्लासरूम में बैठे हुए हैं और आपको भूख लगे, ठीक है, आपका इट कहेगा आई वॉन्ट टू हैव अ बर्गर नाउ, मुझे अभी के अभी बर्गर खाना है। बट आप एक क्लासरूम सेटिंग में हैं, आपको पता है कि आप अभी बर्गर नहीं खा सकते, तो आपका ईगो जो है वो स्टॉप लगाएगा आपकी इड के इम्पल्सेस पे। उसको
ये बोलेगा कि अभी नहीं खा सकते हम बर्गर, पर जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद लंच टाइम होगा, उस लंच टाइम में हम बाहर बर्गर खाने जा सकते हैं। तो ये ईगो ने एक तरह का मीडिएटिंग रास्ता निकाल दिया। ओके, तो एक इट है, एक ईगो है और एक सुपर ईगो है। ठीक है, तो ईगो जो है वो एक रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। रियलिटी प्रिंसिपल यानी कि वो रोजमर्रा की जिंदगी के हिसाब से चलता है। जो डेली लिविंग की डिमांड्स है, जो डेली लाइफ हमसे डिमांड करती है, उस राह पे ईगो चलता है। ठीक है, तो ईगो तब डेवलप होता है जब एक छोटा बच्चा लर्न करता है, ये सीखता है अपनी रियलिटी की डिमांड्स को। इम्पल्सेस जो हैं उनको ग्रेटिफाई करता है, पर तब तक डिले कर देता है, तब तक रोक देता है जब तक सिचुएशन अप्रोप्रिएट नहीं होती। जैसे आपको अभी क्लास में बर्गर खाना है, आपको पता है अभी नहीं मिल सकता है, तो ईगो यही बताता है कि नहीं अभी नहीं मिल सकता है, थोड़ी देर रुक जाओ, ब्रेक टाइम होगा, फिर हम जाएंगे बाहर बर्गर खाने। ठीक है, तो ये जो है, ये सिचुएशन को, जो हमारे इम्पल्सेस हैं, जो इमिडिएटली ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, इमिडिएटली चाहते हैं कि सारी विशेस फुलफिल हो जाए, जैसे हिट चाहता है, उसको थोड़ा डिले करता है। उसको ये कहता है कि तब करेंगे जब सिचुएशन अप्रोप्रिएट हो। तो ईगो को एक एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी बोला जाता है, कि वो एक एग्जीक्यूटिव पार्ट है पर्सनालिटी का। ठीक है, जो चीजें डिसाइड करता है कि कैसे इम्पल्सेस को हम सेटिस्फाई करेंगे और कब करेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है, तो ईगो जो है एक मीडिएटर है इनके बीच में, जो डिमांड्स हैं, प्लेजर प्रिंसिपल की जो डिमांड्स हैं, और जो रियलिटीज हैं वर्ल्ड की, और जो सुपर ईगो की भी डिमांड्स हैं, इन तीनों को ये एक तरह से इनके बीच में बैलेंस बिठाता है। ठीक है, अगर आप भी मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपका मन करेगा मैं एक मूवी देख लेती हूँ, ठीक है, पर आपका इट कहेगा कि चलो यार अभी मूवी देखते हैं, छोड़ते हैं पढ़ाई, पर ईगो कहेगा नहीं, अभी ये ठीक समय नहीं है, 1 घंटे के लिए पढ़ लो, 1.5 घंटे के लिए पढ़ लो, उसके बाद आराम से मूवी देखेंगे। तो ये ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल में डील करता है। ठीक है, और सुपर ईगो वो एस्पेक्ट है पर्सनालिटी का जो कंसाइंस को ध्यान में रखता है। ये बताता है कि जो एक्शंस हैं वो सही हैं या गलत हैं। सुपर ईगो में एक इंटरनलाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यूज और मॉरल्स होते हैं सोसाइटी के। ठीक है, सुपर ईगो डेवलप करता है पेरेंटल रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट से। जैसे हमारे पेरेंट्स हमको रेज करते हैं, जैसे वैल्यूज वो हमें देते हैं, तो हमें किस बात पे हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, किस बात पे हमें पनिशमेंट मिल रही है, इस बात पे सुपर ईगो जो है, इसी से सुपर ईगो डेवलप होता है। ओके, फ्रॉइड के 5 स्टेजेस हैं सेक्सुअल डेवलपमेंट के, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के। फर्स्ट है ओरल स्टेज, सेकंड है एनल स्टेज, थर्ड है फैलिक स्टेज, फोर्थ है लेटेंसी स्टेज, और फिफ्थ है जेनाइटल स्टेज। अब इसको समझते हैं कि क्या है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज बर्थ से लेकर ऑलमोस्ट 1 to 2 years तक रहता है। इसमें जो बच्चों को प्लेजर मिलता है वो आप चीज वो माउथ से मिलता है। ठीक है, तो जो चीज उनके हाथ में आती है वो अपने माउथ में डालते हैं, अपने मुंह में डालते हैं, फिर दूध पीते हैं, सक करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों से उनको बहुत ज्यादा प्लेजर मिलता है। तो इस दौरान, इस स्टेज के दौरान जो है, जो सेक्सुअल एनर्जी है, जो लिबिडो है, लिबिडो एक टर्म है जिसको बोलते हैं सेक्सुअल एनर्जी। तो ओरल स्टेज में जो सेक्सुअल एनर्जी है वो सकिंग और
चीजें जो माउथ में डालने से मिलती हैं। ठीक है, ये फ्रॉइड ने कहा। सेकंड है एनल स्टेज। अब एनल स्टेज पे ये होता है कि बच्चों को सिखाया जा रहा है ऑलमोस्ट कि वो कैसे उनको टॉयलेट ट्रेन किया जाता है। तो इसमें कुछ बच्चों को होल्ड करने में, अपना यूरिन और अपने फीसेस होल्ड करने में मजा आता है, कईयों को उनको लेट गो करने में मजा आता है। तो या तो विद होल्ड करेंगे, या तो उसको रोक कर रखेंगे, या उसको एक्सपेल कर देंगे। ठीक है, या उसको लेट गो करेंगे। ठीक है, तो ये एनल स्टेज की एक्टिविटी है। ठीक है, तो इसमें कुछ बच्चों को होल्ड करना, अपने यूरिन और अपने फीसेस को होल्ड करना पसंद है, कईयों को लेट गो करना पसंद है। ठीक है, तो ये एनल स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट है फैलिक स्टेज। अब फैलिक स्टेज ये है कि उनको दे बिकम अवेयर ऑफ देयर सेक्सुअलिटी। ठीक है, इनको पता चलता है कि क्या सेक्सुअल इम्पल्सेस क्या होते हैं। ठीक है, सेक्सुअलिटी से अवेयर होते हैं, अपने जेंडर से, अपना सेक्स ओरिएंटेशन जो है वो मेल है फीमेल है, कौन से जेनाइटल्स हैं उनके, इन सब से वो वाकिफ होना शुरू करते हैं इस स्टेज पे। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व करते हैं, ये बच्चे देखते हैं कि डिफरेंस क्या है मेल्स और फीमेल्स में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इस स्टेज में कि जो भी सेक्सुअल इम्पल्सेस हैं वो बच्चा डायरेक्ट करता है अपने पेरेंट्स की ओर। सो पेरेंट्स की ओर, और वो भी ऑपोजिट सेक्स में। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर गर्ल है, ये फ्रॉइड ने कहा कि अगर गर्ल है तो वो अपने फादर से अट्रैक्टेड होगी सेक्सुअली, और अगर कोई मेल है तो वो अपनी मदर से अट्रैक्टेड होगी। ओके, तो ये फैलिक स्टेज का कॉन्सेप्ट है। लेटेंसी स्टेज में क्या होता है कि ये जितने भी ये जो इम्पल्सेस होते हैं, जो सेक्सुअल इम्पल्सेस हैं, वो हिड हो जाते हैं। ठीक है, वो इस स्टेज पे गायब हो जाते हैं। हम्म, इसमें वो जनरली अपने स्किल्स पे ध्यान देते हैं जो एनवायरनमेंट से कोप करने के लिए जरूरी होता है। बेसिकली इस स्टेज पे क्रिएटिविटी, बच्चे जो हैं क्रिएटिव आउटलेट करते हैं। ठीक है, देन इज द जेनाइटल स्टेज। ठीक है, यहाँ पे पीपल बिकम, जो बच्चे हैं, जो एडोलेसेंट्स हैं, जो अडल्ट्स हैं, वो दे बिकम अवेयर ऑफ देयर सेक्सुअलिटी और उसकी फंक्शनिंग। ठीक है, तो ये जेनिटल स्टेज का है। ये इट इज इसका एज पीरियड अराउंड 12 ईयर्स होता है। अब फ्रॉइड का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि इन्होंने सिर्फ 5 स्टेजेस दी। तो ये तो 12 ईयर्स, बियॉन्ड 12 ईयर्स इन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ 12 ईयर्स तक 5 स्टेजेस दी हैं, सिर्फ जो 12 एंड अबव कर दिया है इसको। तो ये भी एक फ्रॉइड का एक क्रिटिसिज्म है कि इन्होंने स्टेजेस को बहुत अच्छे से इलैबोरेट नहीं किया है पूरे लाइफ टाइम तक। ये इडिपल कॉन्फ्लिक्ट है, ये फैलिक स्टेज में आता है। इसको थोड़ा डिटेल में करने की जरूरत है, इसीलिए अलग से डाला है। तो हम इडिपल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे, ये फैलिक स्टेज का पार्ट है। ये जो है ये कहता है कि फ्रॉइड के हिसाब से
जो मेल चाइल्ड है, जो मेल चाइल्ड के सेक्सुअल इम्पल्सेस हैं, वो उनकी मदर की तरफ होते हैं। जैसे कि हमने बात की कि यहाँ पे बच्चों का अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन अपने पेरेंट्स, ऑपोजिट सेक्स के पेरेंट की ओर होता है। तो बॉयज का अट्रैक्शन जनरली मदर से होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो बॉय मेल चाइल्ड है, वो अपने फादर को एक राइवल कंसिडर करता है, एक अपना कॉम्पिटिटर कंसिडर करता है, अपनी मदर के अफेक्शन के लिए, अपने मदर का प्यार पाने के लिए। तो इस सिचुएशन को इडिपल कॉन्फ्लिक्ट कहा फ्रॉइड ने, क्योंकि एक ग्रीक मिथ है जिसमें इडिपस ने अपनी फादर को मार दिया था ताकि वो अपनी मदर से मैरी कर पाए। ठीक है। तो इसीलिए इस कॉन्फ्लिक्ट का नाम इडिपल कॉन्फ्लिक्ट डाला फ्रॉइड ने। अब इसमें बॉयज को, मेल चिल्ड्रन को ये लगता है कि उनके फादर को पता चल जाएगा कि उसके मन में अपनी मदर के लिए सेक्सुअल फीलिंग्स है। ठीक है। तो इसीलिए जब ये पता चलेगा उसके बॉय के फादर को, तो वो अपने सन से बदला लेगा, उसको कैस्ट्रेट कर, ठीक है, उसके जेनाइटल्स को कट करके। तो इसीलिए इस फियर को कैस्ट्रेशन एंजाइटी बोला फ्रॉइड ने। ठीक है। और यही एक एंजाइटी थी जो बाकी समय की बाकी एंजाइटीज को प्रोवोक करता है। ठीक है। अब जब नॉर्मल केस होगा डेवलपमेंट का, मतलब डेवलपमेंट ठीक तरह से जारी होगी, इसमें जो लड़के हैं वो अपनी एंजाइटी कम करेंगे। कैसे? अपने फादर के साथ आइडेंटिफाई करके। वो अपने फादर को एज रोल मॉडल लेंगे, अपने फादर के साथ आइडेंटिफाई करेंगे। सेम सेक्स पेरेंट के साथ वो बच्चे जो है आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। ठीक है। तो इसी प्रोसेस को अगर हम रिपीट करें गर्ल्स में, तो इसमें भी गर्ल्स के लिए इसका नाम है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इसमें भी जो गर्ल्स हैं, उन गर्ल चाइल्ड है, उनके सेक्सुअल इम्पल्सेस और सेक्सुअल अट्रैक्शन फादर की तरफ होता है। ठीक है। तो इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स को रिजॉल्व करने के लिए गर्ल्स जो है अपनी मदर के साथ आइडेंटिफाई करती हैं। ठीक है। मान लीजिए डिपल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उसका रेजोल्यूशन नहीं निकला किसी बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। तो वो उम्र भर हमेशा ऑपोजिट सेक्स से डिपेंडेंसी रहेगा, उसमें ये अफेक्शन चाहेगा ऑपोजिट जेंडर का। तो इसका जो है लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहेगा। ऐसे ही इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में है कि जनरली गर्ल्स जो है वो बॉयज के साथ आइडेंटिफाई करेंगी, अपने सेम सेक्स जेंडर के साथ, सेम सेक्स के पर्सन्स के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ओके। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट है फिक्सेशन करके, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में। जब हम किसी भी स्टेज में, ठीक है, किसी भी लेवल या किसी भी स्टेज में हम जो अपना एनर्जी है वो कम या ज्यादा जो एनर्जी है वो एक स्टेज पे स्पेंड कर देते हैं। ठीक है। तो फिक्सेशन, जब भी हम किसी भी एक स्टेज पे स्टक हो जाते हैं या किसी भी एक स्टेज में बहुत कम या बहुत ज्यादा जो एनर्जी है वो हम स्पेंड कर देते हैं, तो उससे फिक्सेशन आता है। ठीक है। अगर हम एक ही स्टेज पे फिक्सेट हो जाते हैं, दैट मीन्स वो हमारी पर्सनालिटी को लेटर एज में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। लेटर एज में रिफ्लेक्ट करेगा। तो कोई भी अगर किसी भी स्टेज में प्रॉब्लम होती है, तो वो जो डेवलपमेंट को है वो एक तरह से वही रोक देगा, वही अरेस्ट कर लेगा। ठीक है। वही रोक देगा, वो आगे इतने अच्छे से नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है। तो जनरली जो लिबिडो है वो उम्र भर उन एक्टिविटीज में अटैच रहेगा जो उस एज के लिए अप्रोप्रिएट थी। ठीक है।
मान लीजिए एक ओरल स्टेज में बच्चा है, ठीक है, उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई सकिंग की, या बहुत जल्दी छोड़ छोड़ दी गई, तो उसको बहुत जल्दी वीनिंग जो है उसकी बहुत अर्ली हो गई, ठीक है, उसको पूरा अप्रोप्रिएट टाइम नहीं मिला ताकि वो प्लेजर ले सके चीजों को सक करने के लिए। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो ओरल स्टेज पे ही रह जाएगा, वो ओरल स्टेज पे फिक्सेटेड रह जाएगा, उस पे अड़ के रह जाएगा, अटक के रह जाएगा, ठीक है। और एडल्टहुड में हम कैसे देख पाएंगे ये ओरल स्टेज में कि वो फिक्सेटेड है? वो ज्यादा से ज्यादा दूसरों पे डिपेंडेंट रहेगा, और जनरली उसको मजा आएगा ओरल प्लेजर्स लेने में, अपने माउथ के थ्रू जो प्लेजर्स होते हैं वो लेने में मजा आएगा, खाने में या ड्रिंक करने में या स्मोक करने में। तो इन सब चीजों के लिए ये फिक्सेटेड रहेगा अपनी लाइफ में, इसको ईट करने में, खाना खाने में, ड्रिंक करने में, स्मोक करने में, अपने माउथ के थ्रू जो भी प्लेजर्स हैं वो लेने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो सेकंड है कि ये एनल स्टेज पे फिक्सेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये एनल स्टेज पे फिक्सेट होता है तो वो क्लेanलीनेस पे, ऑर्डरलीनेस, ऑर्डर कर चीजों को सही तरीके से सलीके से रखने के लिए और साफ सफाई में बहुत ज्यादा अटक के रह जाएगा, ठीक है, अगर कोई एनल स्टेज पे है, ठीक है। तो ये जो है ये एनल स्टेज के फिक्सेशन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ओके। फिर अगर एडिपल कॉन्फ्लिक्ट ढंग से रेजोल्यूशन नहीं हुआ, उसका अच्छे से नहीं हुआ, तो मॉरल जो है, मॉरालिटी उसकी कम होगी, अथॉरिटी फिगर्स के साथ डिफिकल्टी होगी, और कई सारे प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, डिपेंडेंसी भी होगी दूसरे ऑपोजिट जेंडर के साथ, ठीक है। इससे इस इसके साथ एक कॉन्सेप्ट है जो शायद मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वो बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, ये है लिबिडो। लिबिडो क्या है? एक एनर्जी है, एक सेक्सुअल एनर्जी है जो हर स्टेज पे अलग तरह से मैनिफेस्ट होती है, ठीक है, हर स्टेज पे अलग तरह से ये मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। एनल स्टेज पे ये माउथ पे स्टक होगी, ओके। फिर सॉरी, ओरल स्टेज पे माउथ पे स्टक होगी, एनल स्टेज पे अपने यूरिन और फीसिस पे स्टक होगी, फिर फैलिक स्टेज पे जेनाइटल एक्सप्लोरेशन में स्टक होगा, फिर जो लेटेंसी स्टेज है जहाँ पे हिडन रहती है एनर्जी, यहाँ वहां पे उसका एक्सप्रेशन क्रिएटिवली होगा, ठीक है। देन जेनाइटल स्टेज में लिबिडो जो है टूवर्ड्स सेक्सुअल एक्टिविटीज या सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है उस पे जो एनर्जी है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी। तो बेसिकली ये एक सेक्सुअल एनर्जी है जो हर साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में अलग जगह एनर्जी प्रोवाइड करती है, ओके। तो नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, ये एरिक एरिक्सन ने दिया था। एरिक एरिक्सन एक जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे, और ये न्यू फ्रॉइडियन में आते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट्स जो फ्रॉइड के ओपिनियन से डिफर करते थे, जो उनसे अलग सोचते थे, उन्होंने अपना अलग से थ्योरीज डेवलप की। तो एरिक एरिक्सन उनमें से एक हैं जो न्यू फ्रॉइडियन कहलाते हैं, ओके। तो इन्होंने 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी, और जबकि 5 स्टेजेस फ्रॉइड ने दिया। इन्होंने एडोलेसेंस वाले 12 इयर्स वाले एज पे रोका नहीं, इन्होंने आगे भी स्टेजेस पूरा लाइफ टाइम की जो स्टेजेस हैं वो दी हैं, ओके। तो स्टेज 1 है 0 to 1.5 ईयर से लेकर, जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, मतलब व्हेनेवर, जब भी एक न्यूबॉर्न होता है, ठीक है, वो अपने कहीं ना कहीं अगर उसे
वार्मथ मिलता है, उसे प्यार मिलता है, तो वो एक वर्ल्ड में और वर्ल्ड के लोगों में एक ट्रस्ट डेवलप कर देता है, एक भरोसा, उसको अटूट भरोसा जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है। और अगर सेकंड केस में ये हो कि उसे नहीं मिले, उसको वो प्यार और केयर नहीं मिले, जब वो रोया तो किसी ने उसे उठाया नहीं, तो उससे, इन सब चीजों से एक मिसट्रस्ट डेवलप होगा, लोगों के प्रति शंका डेवलप होगी, लोगों के प्रति एक जो विश्वास है, जो एक ट्रस्ट है, वो नहीं बनेगा। हम्म, तो इसलिए कहते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, कि अगर उसे एक अच्छा मिलता है, उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, वार्म मिलता है, लव मिलता है, खाना मिलता है, फीडिंग अप्रोप्रिएट होती है, तो ट्रस्ट डेवलप होगा, वरना मिसट्रस्ट डेवलप होगा, जहाँ पे हमेशा बच्चे को ये लगेगा कि उसको लोग छोड़ के चले जाएंगे, या उसका कोई नीड्स को केटर नहीं कर रहा है। तो ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का स्टेज है। अगर इसको सक्सेसफुली पास कर लेता है बच्चा, अगर वो ट्रस्ट उसको मिल जाता है, उसको लगता है कि वर्ल्ड ट्रस्टवर्दी है, रहने के लिए ट्रस्टवर्दी लोगों से भरा हुआ है, तो उसको संसार, उसको वर्ल्ड में होप दिखेगी। ठीक है, उसको उम्मीद दिखेगी। ओके। और हर स्टेज में एक एक्टिविटी है जो गेन करना होता है। तो यहाँ पे बेसिकली इस स्टेज पे आपका फीडिंग होता है, आप खाना फीड करते हो, और एक होता है अबेंडनमेंट, या तो आपकी फीडिंग होगी, या आपको कि लोग छोड़ के चले जाएंगे इसका डर रहेगा। हम्म। फिर नेक्स्ट स्टेज है 1.5 ईयर्स से 3 ईयर्स तक, इसमें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम होता है। इसमें पेरेंट्स आपको टॉयलेट ट्रेन कर रहे होते हैं, टास्क होता है टॉयलेट ट्रेनिंग। अगर मान लीजिए पेरेंट्स आपको अगर कोई भी टास्क है उसको करने के लिए जो है इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे, ऑटोनॉमी नहीं दे रहे हैं, और आपको एकदम से अपने आप पर डाउट फील करा रहे हैं, तो अपने आप पे एक विश्वास नहीं दिलवा पा रहे हैं कि अच्छा हाँ आप ये कर लोगे। ठीक है। तो शेम डेवलप होता है। अगर आप चीजें अच्छे से करने लगते हैं तो एक इंडिपेंडेंस डेवलप होता है, ऑटोनॉमी डेवलप होता है, और अगर नहीं तो फिर शेम डेवलप होता है। तो वर्च्यू जो इसका आता है वो है विल, कि चीजों करने की एक विल पावर, एक क्षमता, एक विल, चीजों को करने की एक विल डेवलप होती है। नेक्स्ट स्टेज है 3 to 5 years की, जो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है। अब ये स्टेज है जब हम ऑलमोस्ट प्ले स्कूल जाना शुरू करते हैं। तो जब हम प्ले स्कूल जाते हैं, टास्क यही है कि हमें खेलना है, लोगों के साथ मिलना जुलना है, एक्सप्लोर करना है एनवायरनमेंट को, क्यूरियस होते हैं। ठीक है, टास्क यही है। और इस टास्क में अगर हमें पेरेंट्स या टीचर्स हमें पूरा मौका दें कि हम उस टास्क को इनिशिएट भी करें, उसको शुरुआत भी करें, उसको ख़त्म भी करें, उसको अच्छे से करें भी, तो इनिशिएटिव लेने के लिए हम तैयार रहेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए हमने इनिशिएटिव लिया और हमें अप्रिसिएशन नहीं मिला, हमें अच्छा से नहीं कर पाए हम टास्क, तो गिल्ट डेवलप होगा। ठीक है। तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, और ये वर्च्यू जो इसका डेवलप होगा वो पर्पस होगा। ठीक है। आप पर्पसफुली, आप अपना पर्पस ढूंढ पाएंगे कि हाँ आपको क्या काम करना है, एक पर्पस डेवलप होता है। देन 5 to 12 years ऑफ एज, जो आपका अडोलेसेंस, ऑलमोस्ट कह सकते हैं चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, इसमें आपका एक इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी डेवलप होता है। आप स्कूल जाना शुरू करते हैं, इंडस्ट्री मतलब आप हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करने से अपनी क्षमताएं डेवलप करते हैं। कॉम्पिटेंसी, अगर आप इस स्टेज को अच्छे से रिजॉल्व कर लेंगे तो आपकी कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी, आपको एक अपने आप में ये लगेगा कि हाँ मेरी ये क्षमता है, ये मैं कर सकता हूँ। इंडस्ट्री माने आप हार्ड वर्क करेंगे। ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको सक्सेस नहीं मिलता, तो आपके जो है इंफीरियोरिटी फीलिंग्स डेवलप हो जाएगी कि अरे यार वो तो इतना कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, मैंने इतनी मेहनत की पर मेरे को मेरा कॉम्पिटेंस डेवलप नहीं हुआ, तो मेरे को इंफीरियोरिटी फीलिंग्स डेवलप होंगी। ओके।
देन 12 to 18 years of age, जहाँ पे जो क्राइसिस होगा वो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन का होगा। यहाँ पे इस स्टेज पे 12 to 18 years की स्टेज पे हम अपना आइडेंटिटी ढूंढ रहे होते हैं, हम अपना एक सेल्फ आइडेंटिटी फॉर्म कर रहे होते हैं। मान लीजिए हम सेल्फ आइडेंटिटी फॉर्म कर पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो हम रोल कंफ्यूजन में रहेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। अब अगर आइडेंटिटी डेवलप नहीं होती हमारी, हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं, हम अपने आप को डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, तो हमें रोल कंफ्यूजन होगा। फिर देन वर्च्यू जो डेवलप होगा वो एक फिडिलिटी डेवलप होगा। ओके, देन जो टास्क है इसमें वो है सोशल रिलेशनशिप्स का। ओके, देन 18 to 20 years नेक्स्ट स्टेज है। इसमें जनरली हम रिलेशनशिप्स में आते हैं, ठीक है। इस स्टेज में तो हम इंटीमेसी डेवलप करते हैं, क्लोजनेस डेवलप करते हैं, दूसरों के साथ अच्छे से मेलजोल डेवलप करते हैं, या एक पार्टनर के साथ अच्छे से इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, या फिर हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। हाँ, इतना नहीं हम रिलेशनशिप्स में आते, हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। तो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, या तो हम क्लोज रिलेशनशिप फॉर्म कर पाएंगे या फिर हम विड्रॉ हो जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे, तो आइसोलेट हो जाएंगे। तो इसका जो वर्च्यू, अगर हम इसको अच्छे से पास कर पाते हैं इस स्टेज को, तो वर्च्यू जो डेवलप होगा वो लव होगा। देन 40 to 65 years ऑफ एज, जो क्राइसिस होता है यहाँ पे वो जनरेटिविटी होता है या स्टैग्नेशन होता है। ओके, यहाँ पे जो वर्च्यू डेवलप होगा वो केयर होगा। हम्म, आप केयर डेवलप कर देते हैं, और आपका यहाँ पे या तो अपने आप को जनरेटिविटी, मतलब कि आपकी जो स्किल्स हैं आप उसको नेक्स्ट जनरेशन में पास कर रहे हैं, ठीक है। आप इस स्टेज में चाहते हैं कि आप कुछ चीजें जो आपके जाने के बाद बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड भी आपके कुछ चीजें रहे, जैसे अगर आप चले जाते तो आपके बच्चे रहे, ठीक है। आप अपने बच्चों को वो सब देकर जा रहे हैं जो आपके पास है, जो आपने सीखा है, तो ये जनरेटिविटी होती है। फिर एक होता है स्टैग्नेशन, कि आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आप एक ही स्टेज पे जो है आप स्टैग्नेटेड फील कर रहे हैं, आप नेक्स्ट जनरेशन को कुछ ऐसा नहीं देकर जा पा रहे हैं, या अपने करियर वाइज आप एक ही जगह पे रुके हुए हैं, ठीक है, ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो वो जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन चीज है, वर्सेस स्टैग्नेशन का क्राइसिस है। अगर आप इसको सक्सेसफुली पास कर पाते हैं तो जो अच्छी क्वालिटी है, व्हाट मीन्स गुड क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी जो है वो डेवलप होगा केयर। आप केयर करते हैं अपने अपने बच्चों के लिए, अपने यंग जो हैं आपके आसपास कोलीग्स हैं उनके लिए केयर डेवलप होता है, ठीक है। देन 65 प्लस ईयर, ठीक है, ये होता है ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ठीक है। या तो जब आप, ये ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज है 65 प्लस, अगर आप अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको क्या दिखता है कि आपने ठीक से अपने काम किए हैं, आप लोगों को मदद कर पाए, लोगों को दे पाए चीजें जो आपके पास थी, ट्रांसफर कर पाए चीजें, तो आपका एक ईगो इंटीग्रिटी डेवलप होता है। कि आपके बच्चे आपसे प्यार करें, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन प्यार करें आपसे, आपका एक अच्छे से करियर निपट जाए, और फिर सब लोग आप सबके साथ हैं, तो वो जो है ईगो इंटेग्रिटी डेवलप करता है। डिस्पेयर यानी कि आप चीजों को बिल्कुल भी अम, आपने कुछ अचीव नहीं किया, आपको ऐसा लगता है कि पूरी लाइफ में आपने कुछ, आपकी कोई अचीवमेंट नहीं रही है, तो वो डिस्पेयर डेवलप करता है, ठीक है। तो अगर आप इसको सक्सेसफुली रिजॉल्व कर पाते हैं, इसका कर पाते हैं, तो आपका जो वर्च्यू डेवलप होगा वो विजडम होगा, ठीक है। आप बहुत वाइज होंगे, ठीक है। और टास्क जो है यहाँ पे स्टेज में रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ,
कि आप रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपकी लाइफ गई कैसे। अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ अचीव किया, आपने सब अच्छे से मैनेज किया, देखा, तो आप ईगो इंटीग्रिटी डेवलप करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपने अपने स्किल्स ट्रांसफर नहीं किए किसी और पे, या आपने कुछ ग्रोथ नहीं की है, तो आप एक डिस्पेयर डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेजेस जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, आपके लिए, आपको समझने के लिए, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको जो याद रखना है वो किस स्टेज पे, स्टेजेस के नाम, उनके क्या टास्क होते हैं, और उसमें क्या वर्च्यू डेवलप होता है, क्या गुड क्वालिटी जो है वो निकल आती है एक स्टेज के सक्सेसफुल कंप्लीशन से या सक्सेसफुल रेजोल्यूशन से। जो भी क्राइसिस हो रहा होता है, हम सब एक क्राइसिस, हर स्टेज में कुछ ना कुछ क्राइसिस से गुजरते हैं। ठीक है, हर एज की। तो अगर वो क्राइसिस अच्छे से रिजॉल्व होता है तो हमारा एक वर्च्यू बन जाता है। अगर अच्छे से रिजॉल्व नहीं होता तो उसकी संभावना है कि हम आ, कुछ बीमारियां ले सकते हैं। ठीक है, कुछ जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो हमें हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वर्च्यूज हैं। ओके, और ये पूरा एरिक्सन का थ्योरी है जो सिर्फ एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन हो जाएगा। ओके, तो इसको आप अच्छे से याद कीजिए और सारे स्टेजेस के क्राइसिस को समझिए, और क्या वर्च्यू डेवलप होता है, क्या गुड क्वालिटी डेवलप होती है वो समझिए। फिर क्या टास्क है उस स्टेज पे, क्या आपको अचीव करना होता है, वो समझने की जरूरत है। ठीक है, ओके, थैंक यू।